चैप्टर है द सोल्जर। सोल्जर का मतलब हुआ सैनिक। इसके जो आपके पोएट है इसका नाम है रबर्ट ब्रूक। क्या नाम है? रबर्ट ब्रूक। करेक्ट। इसका जन्म 1887 में हुआ और 1915 में मर गए। इसका जो मरने का कारण था सेप्टिसीमिया बीमारी। कौन बीमारी से मरा? सेप्टिसीमिया बीमारी। अब ये जो विश्व युद्ध में भाग लिए थे ये रबर्ट ब्रूक साहब, उसमें ये घायल हो गए थे। घायल होने के कारण उस समय उतनी व्यवस्था नहीं था इसका समय पर इलाज हो सके और वह घाव बहुत ही गंभीर हो गया। पूरे शरीर में वह वुंड फैल गया और गंभीर बीमारी के वजह से इनका मौत हो गया। और इसको एक उपाधि मिला था फॉलन वॉरियर का। फॉलन वॉरियर का मतलब क्या हो? गिरता हुआ योद्धा। मतलब डट कर खड़ा रहा और दुश्मनों का मुकाबला किया, कभी जो है ना अपना पीठ नहीं दिखाया। इसी की वजह से इसको जो है W.B. विट साहब जो है, जो कि विश्व के सबसे दमदार कवि माना जाता है, इनको हैंड समेस्ट का उपाधि मिला था। किसका उपाधि मिला था? हैंड समेस्ट का उपाधि मिला था। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि रबर्ट ब्रूक का बोर्न मतलब 1887 में जन्म हुआ, 1915 में मर गए। वाज बोर्न इन ए वेल टू एकेडमिक फैमिली। एकेडमिक फैमिली का मतलब होता है एक शैक्षणिक घर, जिस घर में पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया हो वैसे घर में इसका जन्म हुआ था। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर। हाउस मास्टर का मतलब क्या हुआ? हाउस मास्टर का मतलब हुआ गृह शिक्षक। क्या हुआ? गृह शिक्षक। क्या हुआ रे? हाँ, गृह शिक्षक है ना। ये किसी स्कूल में जो हाउस मास्टर का काम करते थे, मतलब बच्चे के देखने में रहते थे। एट रग्बी स्कूल वेयर रबर्ट ब्रूक वाज एजुकेटेड, जहां से इसने अपना शिक्षा प्रारंभ किया। अब इसमें देखो एक घटना दिया है। रबर्ट ब्रूक साहब कहते हैं कि खुद एक हैंड समेस्ट का इसको उपाधि मिला। ध्यान दीजिएगा, हर कवि को कोई ना कोई उपनाम मिला है। इसको एक उपनाम मिला है हैंड समेस्ट यंग मैन, पहला। दूसरा फॉलन वॉरियर। अब इसका पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। पहला पंक्ति लिखा हुआ है इफ आई शुड डाई। रबर्ट ब्रूक साहब कहते हैं कि यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ वन मी, मेरे बारे में केवल इतना सोच लेना। ध्यान दीजिएगा, एक कवि का जीवन गाथा क्या लिखे। कवि क्या बोले हैं? इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली, मेरे बारे में बस इतना सोच लेना, ऑफ दिस, मेरे बारे में क्या, that there some corner of foreign hill, वह कोई भी विदेशी कोना हो वह सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। ये ब्रिटिश पोएट है, इंग्लैंड के ये कवि है और ये कहता है कि मैं दुनिया में किसी भी देश से लड़ूं, लेकिन वह मेरे मरने के बाद यदि वह जमीन दुश्मन का हो, लेकिन मेरे मरने के बाद वह जमीन जो मेरा इंग्लैंड का हो जाए। कितना बड़ा देश हुआ। सरकार के लिए चैलेंज है, यदि इंडियन फोर्सेज युद्ध कर रहा है, यदि इंडियन फोर्सेज अमेरिका में जाकर लड़ रहा है, तो इंडियन फोर्सेज का क्या कहना हो? मेरे मरने के बाद अमेरिका की टोटल भूमि जो है मेरा भारत का हो जाए। कहने का मतलब रबर्ट ब्रूक साहब कहते हैं कि मैं एक ब्रिटिश हूं, लेकिन मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूं, तो मेरे मरने के बाद वह भूमि ब्रिटिश का होना चाहिए, मतलब इंग्लैंड का होना चाहिए। इतनी बड़ी देशभक्त, तब न मेरा मरना सफल होगा। That is forever England, there shall be, एक दिन के लिए नहीं। ध्यान दे बाबू, उसको हटा गेट लगा। करे कि एक दिन के लिए नहीं, ये सब दिन के लिए। forever में ना सब दिन के लिए हो जाना चाहिए। In that rich earth a richer dust concealed, करे कि in that rich earth in a richer dust concealed, करे क्या? डस्ट का मतलब धूलकण नहीं होता है, डस्ट का मतलब यहाँ होता है सैनिक। डस्ट का मतलब यहाँ दिया सैनिक। रबर्ट ब्रूक साहब कहते हैं कि मैं तो इंग्लैंड का डस्ट हूँ और इस युद्ध में जो मैं हिस्सा लिया हूँ, जो मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ, ये डस्ट के तरह सैनिक हैं जो अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के अधिकार के लिए, राइट के लिए मर रहे हैं। वह सब के सब धूलकण है, माना कि वह सब मिट्टी के समान है। रबर्ट ब्रूक का इतना बड़ा स्वाभिमान है कि मेरे मरने के बाद मेरा प्रतिमा ना लगाया जाए,
मेरे मरने के बाद मेरा कहीं कोई चर्चा ना किया जाए, मेरे मरने के बाद मुझे मान सम्मान ना मिले, लेकिन इतनी तो मेरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरे देश का उन्नति होना चाहिए। मेरे मरने के बाद मैं जिस जमीन पे मरा हूँ वह जमीन मेरा इंग्लैंड का हिस्से में होना चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो। कहता इन डेड रिचर द रिचर डस कंसीव, और उसके अंदर, उस जमीन के अंदर एक सैनिक छिपा हो, एक देश भावना छिपा हो, ताकि आने वाले कोई भी बच्चे हो जाने कि रपट ब्रूक जैसे जैसे व्यक्ति देश के स्वाभिमान के लिए मर गए, आज हम उसको गर्व से कह सकता है, प्राउड ऑफ इंडिया जैसे आप लोग बोलते हो, गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। ए डच हुम इंग्लैंड वॉर सेफ मेड अवेयर, कहता है क्या, रपट ब्रूक कहता है कि मैं इंग्लैंड का ऋणी हूँ, मैं इंग्लैंड का कर्जदार हूँ, क्योंकि इंग्लैंड ने मुझे बोर में पैदा किया, इंग्लैंड ने मुझे इस धरती पे लाया, सेफ मुझे मानव जैसा आकृति दिया, मेड अवेयर और मुझे जागरूक बनाया। इंग्लैंड कह रहा है, रपट ब्रूक साहब कह रहा है, इंग्लैंड ने मुझे इस धरती पे जन्म दिया और मेरा सुंदर शरीर बनाया, और यही इंग्लैंड है जो हमें माँ बाप दिया, यही इंग्लैंड है जो मुझे सूर्य का प्रकाश दिया, यही इंग्लैंड है जो हमें हवा दिया, यही इंग्लैंड है, इसी के मिट्टी में पला बढ़ा, और आज कितना स्वाभिमान के साथ मैं फिर मतलब अंग्रेजी सैनिक बन गया हूँ, अंग्रेज सैनिक बन गया हूँ, और इंग्लैंड का सैनिक बन के मैं अपनी देश को जो है ना ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं इंग्लैंड का ही ऋणी हूँ, क्योंकि मेरा लालन पालन पोषण हमको इंग्लैंड के धरती पे हुआ। और इंग्लैंड का क्यों ऋणी है, रपट ब्रूक साहब का कहना है कि मुझे माँ बाप मिला तो इंग्लैंड में मिला, मेरा परवरिश हुआ तो इंग्लैंड में हुआ, मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ तो इंग्लैंड में हुआ, हवा पानी मिला तो इंग्लैंड में मिला, और मुझे सूर्य का प्रकाश मिला तो इंग्लैंड में मिला, भोजन मिला तो दुनिया की सारी रिश्ते नाते सुख हमको इंग्लैंड ने दिया, इसलिए मैं इंग्लैंड का ऋणी हूँ। यदि मैं इंग्लैंड के लिए मर भी जाऊं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मुझे कोई चिंता नहीं होगी, मैं खुशहाल पूर्वक मरना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इंग्लैंड ने इस लायक बनाया। दुनिया में सारे लोग हैं, लेकिन मैं उस लोगों में से एक ऐसा लोग, मेरा जो शरीर की आकृति है, मेरा जो शरीर का ढांचा है, वह एक जस्ट लाइक सैनिक जैसा है, सोल्जर जैसा है। ये बनाने वाले कौन है, ये बनाने वाले हैं इंग्लैंड, मेरी मिट्टी। क्या कहता है, gave once her flower to love, her ways to roam, कह रहा है कि इंग्लैंड ने मुझे प्यार का फूल दिया। प्यार का फूल का मतलब क्या दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, स्नेह दिया, और दुनिया का सारा सुख यदि मुझे मिला इस कम उम्र में तो मुझे इंग्लैंड ने दिया। आज हमें पूरी दुनिया जानता है कि हैंडसमेस्ट यंग मैन के रूप में, एक सुंदर युवा कवि, एक सुंदर युवा सैनिक के रूप में पूरी दुनिया मुझे जानता है, ये इंग्लैंड का देन है। हर वेज टू रोम, जिंदगी में बहुत सा कठिनाई आया, बहुत सा परेशानी आया, और उस परेशानी के बचाव के लिए क्या किया, इंग्लैंड ने मुझे क्या हेल्प कर दो, थोड़ा हेल्प कर दो, चलिए इसको थोड़ा ही कर दो, छोटा दो, हल्का सा, हाँ चलो ठीक। हाँ क्या किया, इंग्लैंड ने मुझे प्यार का फूल दिया, मुझे मोहब्बत दिया, पूरी दुनिया का जो है सुख मुझे इंग्लैंड दिया। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। और रपट ब्रूक साहब कहते हैं यह शरीर जो है ना समर्पित है देश के लिए। यह शरीर, रपट ब्रूक कहता है कभी हम युद्ध में मारे भी चले जाएंगे तो मुझे कोई गम नहीं है। रपट ब्रूक अपने माँ बाप से बोले कि मेरे मरने के बाद आंखों में आंसू मत बहाना, क्योंकि यह शरीर जो है इसी देश का दिया हुआ है, इस पे तुम्हारा राइट नहीं है, इस पे राइट है मेरा देश का। देश मेरी माँ की तरह है, देश मेरे पिता की तरह है, और देश ही मेरा गॉड है। मैं दुनिया में किसी गॉड को नहीं जानता सिवाय मैं इंग्लैंड का। एक ऐसा कवि, एक ऐसा सोल्जर जो अपना देश को ही मां मान लिया है, एक ऐसा सोल्जर जो अपने देश को ही पिता मान लिया है, एक ऐसा सोल्जर जो अपने देश को ही गॉड मान लिया है और कहता है मां बाप ईश्वर के सिवा मैं किसी को मैं नहीं जानता हूं, सिवाय इंग्लैंड मेरा सब कुछ है। कहता है ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश हियर। अब ऋणी मैं क्यों न रहूं,
बच्चे को यदि नाक को 1 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो बच्चे जो है ना डेथ हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन पूरी आजादी है सांस लेने का, पूरी आजादी है सांस लेने का। मैं जितना सांस ले सकूं, कोई मना नहीं है। रपट ग्रुप साहब कहते हैं इस हिसाब से मैं अपने देश की ऋणी हूं। कदा वास्ट बाय द रिवर्स, इंग्लैंड की नदियों में मैंने नहाया, ब्लेस्ड बाय सन्स एट होम। और उस सूरज का भी मैं बहुत बड़ा क्या हूं, ध्यान दीजिएगा, उस सूरज का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूं। उसकी सूरज की प्रकाश जो है मेरे डायरेक्ट घर तक आया, मेरे जो है शरीर तक आया, और उसी प्रकाश को मैं देख देख कर बड़ा हुआ हूं। तो क्यों ना मैं इंग्लैंड का ऋणी हो जाऊं। एंड थिंक दिस हर्ट, मैं दिल से कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं, एंड आई विल स्टेट अवे। रपट ब्रुक साहब कहते हैं मैं सैनिक होने के नाते इतना बड़ा तो वचनबद्ध हूं, लेकिन रपट ब्रुक साहब कहते हैं मेरे मरने से पहले, मेरे मरने से पहले यदि मैं मरूं, मेरे मरने से पहले मेरे शरीर के अंदर, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे विचार में जिंदगी जितनी भी गंदगी हो, जितनी भी बुराई हो, सभी बुराई समाप्त हो जाए और मैं देश प्रेम की भावना को लेकर मैं मरना चाहता हूं। हर आदमी का एक अंतिम इच्छा होता है। जब किसी को फांसी दिया जाता है, एक अंतिम इच्छा क्या होता है, उसको पूछा जाता है आपका अंतिम इच्छा क्या है, तो किसी ना किसी का कहना होता है मुझे अपनी माँ से मुलाकात करना है, किसी का होता है कि मैं धार्मिक किताब पढ़ना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब रपट गुरु का अंतिम इच्छा क्या है कि मैं अपना देश का प्रेम लेके मरूं, और जब जब मेरा जन्म हो तब तक मेरा जन्म हो इंग्लैंड में, और जब जब मेरा जन्म हो तब तक मैं अपना देश की सेवा करूं, और हमेशा यूं ही आऊं और देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। मेरा यही अंतिम इच्छा है। इतनी बड़ी कुर्बानी रपट ब्रुक साहब का कहता है, देखो ए पल्स इन द इटर्नल माइंड करा लेस मात्र भी, रत्ती तक भी जो है मेरे दिमाग में गंदगी ना हो, मरने से मैं डरूं ना। यदि दुश्मन हमको डायरेक्ट गोली मार रहा या बम से उड़ा रहा तो मैं सीना तान कर इंग्लैंड के तरफ से खड़ा रहूं, और मरने पर मुझे कोई गम नहीं हो। यदि देश के लिए छाती पति गोली भी खाना पड़े मैं खाऊंगा, लेकिन लेस मात्र भी मेरे अंदर बुराई ना आए। अब देखिए क्या कहता है, इंटरनल माइंड सो लोनलेस, रत्ती भर भी जो है हमारे अंदर जो है बुराई की भावना ना है। गिव्स सम वेयर बैक द थाउट बाय इंग्लैंड गिवन। रपट गुरु कहते हैं जब तक मेरी जिंदगी है मैं अच्छा सोचूं, मैं अच्छा बोलूं, और हमारे देश के लोग सब अमीर रहे, गरीबी खत्म हो जाए, हर घर में शिक्षा रहे, हर लोग मान सम्मान के साथ जिंदगी दिए, और एक दूसरे से रोज गले लगा के जिए। एक अंतिम इच्छा है रपट गुरु साहब का, क्या कहता है, हर साइट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एट हर डे। देखो एक कवि का क्या, एक सैनिक का क्या इच्छा होता है। सैनिक क्या कहते हैं, मेरे मरने के बाद इंग्लैंड का जो दृश्य है वो सुंदर हो जाना चाहिए। साउंड, साउंड का मतलब होता है आवाज, वहां के लोगों की जो आवाज है वो मीठापन होना चाहिए। ड्रीम, सभी बच्चों का एक लक्ष्य होनी चाहिए। हैप्पी, सभी के घर में खुशहाली होनी चाहिए। हर डे, जिंदगी के रोजमर्रा के जिंदगी में सब के सब प्रत्येक दिन खुश रहे, प्रत्येक दिन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, एक दूसरे का विचार अच्छा हो, और एक दूसरे जगह जो है कहीं कुरीति लेस मार्क ना रहे, कहीं बुराई ना रहे, कोई किसी का शिकायत नहीं करे। कहने का मतलब है कि रपट गुरु साहब कहते हैं यदि मैं देश के लिए मरूं तो ऐसे नहीं मरूं, मेरे मरने के बाद सारी चेंजिंग होनी चाहिए, सारी चेंजिंग होनी चाहिए, और मेरे मरने के बाद कोई व्यक्ति गरीबी से इंग्लैंड में ना रोए। आज जो है देखो, जब इंग्लैंड में जो सुबह का समय होता है ना, बहुत सुंदर माना जाता है, इसलिए वो लोग जम के मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और इसी संकल्प के साथ अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में राज किया और सभी को झुका कर अपने अंदर कदमों के नीचे रखा। अपना भारत को भी 200 से 250 साल तक जो है अंग्रेज अपने चंगुल में रखा था। इसी वजह से कहा है, एक सैनिक में इतनी बड़ी पावर है, एक सैनिक की बात इतनी है, बताओ पूरे इंग्लैंड की जो आबादी होगी उसका क्या विचार होता होगा। सीधा बात है, एक सैनिक होकर रपट गुरु का राय, यदि हम
किसी हिस्से में मर जाए इंग्लैंड के, वो मेरा देश का हिस्सा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा संकल्प होता है। यदि मैं विदेशी कोनों में मर जाऊं, विदेशी जमीन पे मर जाऊं, मैं दुश्मन के जमीन पे मर जाऊं, शर्त है मेरे मरने के बाद इंग्लैंड की सैनिक उस जमीन को जीत ले, उसको अपने कैप्चर में ले ले। यही एक ताकतवर एक संकल्प था उसके लिए। बताओ, एक सैनिक का विचार ऐसा है और उसमें करोड़ों लोग होगा, इंग्लैंड में करोड़ों सैनिक होगा, उसका दिमाग कितना बड़ा होगा। एक संकल्प हम लोग की तरह होना चाहिए। और देखो, एक सैनिक मर रहा है और मरने के बाद इच्छा बता रहा है क्या, यहाँ का आवाज मीठा हो। मरने के बाद इच्छा है सबके घर में खुशहाली हो। मरने के बाद इच्छा क्या है, यहाँ का दृश्य सुंदर हो। मरने के बाद क्या इच्छा है, गरीबी हट जाए। मरने के बाद कोई व्यक्ति रोए नहीं। मरने के बाद किसी व्यक्ति का बुराई ना हो। इसका मतलब सभी आदमी मिलजुल के काम करें। इतनी बड़ी संकल्प, ध्यान दीजिएगा। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड एंड जेंटलनेस। लाफ्टर का मतलब सब लोग हंसता हुआ रहे, कभी रोए ना। अपनी माँ को बाप को पहले ही बता दिए थे रपट गुरु, कभी हम मर जाएंगे तो मेरे लिए आंसू मत बहाना। ले लो अपने हिंदुस्तान को भगत सिंह। भगत सिंह को जब सुबह में फांसी दिया जा रहा था तो अपनी माँ को भगत सिंह ने कहा, माँ जब मुझे फांसी दे रहा होगा अंग्रेज तो तुम आंख में रत्ती भर भी आंसू ना लाना। यदि तुम रोएगी तो कहेगा देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। यदि तुम जिस दिन आंख में एक बूंद भी आंसू लागी, उस दिन मेरा देश के लिए काम करना जो है वो सफल हो जाएगा। उसकी माँ वचन दिया था भगत सिंह को, बेटा जब तुमको फांसी होगा तो मैं वचन देती हूँ मेरी आंख में एक बूंद भी आंसू नहीं आएगा, एक बूंद भी आंसू नहीं आएगा। और उसको जब पूछा गया था आपके बेटे को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया, आप माँ होके रोई क्यों नहीं? भगत सिंह बोला था यदि 1000 बेटे होते तो मैं देश के लिए उसको समर्पित कर देता। बेटा वही है जो देश के काम आए। मैं तो माँ हूँ, 70 साल की मेरी जिंदगी है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जीता जागता माँ तो उसके लिए भारत है। एक ऐसी माँ की आवाज, इसी पर एक नारा हुआ था इनकलाब जिंदाबाद का, भगत सिंह दिया था। और भगत सिंह को जब फांसी हुआ था पूरे भारत के युवाओं में जोश आ गया था, अंग्रेज को खदेड़ कर मारा था और इस भारत से अंग्रेज को जो है ना भागना पड़ा। कितनी बड़ी संकल्प, यही संकल्प रपट ग्रुप के साथ कि मैं तो मर रहा हूं लेकिन मेरे मरने के बाद मां आंख में आंसू मत लाना। लेकिन पूरी इंग्लैंड के लिए कि यहाँ पावर बन रहा है, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मरने के बाद इतनी काम होनी चाहिए। क्या पहला काम क्या था, जिस विदेशी जमीन पे वो मेरा देश। दूसरा काम क्या, यहाँ का लोग हंसता रहे। तीसरा काम क्या, यहाँ पढ़ाई हो। चौथा काम गरीबी खत्म हो जाए। पांचवा काम एक दूसरे से गले मिला चले। और छठा काम क्या था, एक दूसरे से मिलकर चलो। हमारे देश के लोग सब हंसता रहे। अंतिम पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा, इन हर्ट एंड पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। मेरे मरने से पहले और मेरे मरने के बाद जितनी भी इच्छाएं हैं, भारत सरकार वो है तो इंग्लैंड सरकार को बोले, इंग्लैंड सैनिक को बोले, पूरे इंग्लैंड की सैनिक सुन लो, मेरे मरने के बाद रत्ती भर भी किसी भी अंग्रेज के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। अंग्रेज के सैनिक की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। जीत की खुशलाई हो और जश्न हो। और मेरे मरने के बाद जो पूरा इंग्लैंड है वहां स्वर्ग की स्थापना हो। अब स्वर्ग की स्थापना किसको बोलते हैं, जहां सब चीज की व्यवस्था हो, कोई चीज का कमी नहीं हो, सब लोग आनंद है, सब लोग मुस्कुरा रहा है, किसी के अंदर गरीबी नहीं है, सबके अंदर सच्चाई है, लोग मीठा बोल रहे, उसी को हम लोग स्वर्ग बोलते हैं। मेरे मरने के बाद पूरी इंग्लैंड में जो है स्वर्ग की व्यवस्था होना चाहिए और यह इंग्लैंड की धरती हेवन होना चाहिए। इस तरह का अंतिम फैसला था रपट ग्रुप साहब का। और एक हंसता खेलता सैनिक युद्ध में मारा चला जाता है। सेप्टिसिमिया बीमारी होती है और इस बीमारी के वजह से जो है घायल हुआ था रपट ग्रुप। घायल अवस्था में इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और अपना शरीर को छोड़ देते हैं और युगों करोड़ों लोगों के लिए जो है वह आइकॉन बन जाते हैं। आप जरा सोचो, जीवन में एक सैनिक जो अपने भारत का कारगिल पे हो या किसी चौक चौराहे पे हो, हम लोग के लिए दिन रात सेवा करते हैं, बॉर्डर पे खड़ा रहते हैं, उसकी कितनी बड़ी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद भारत को कोई ऐसा झुका ना पाए। ये इतनी बड़ी फैसला होती है। मैं चाहूंगा अपने देश के लिए एक बार ताली लगा दें। और उसी ताली होनी चाहिए
साहब के लिए ताली बजाते हैं।